लेट्स स्टार्ट। पिछले वाली जो क्लास हमारी हुई थी जो कि तकरीबन 1.5 से 2 पौने 2 घंटे के आसपास की थी, राइट। आज भी वैसे ही लंबी क्लास जो है वो आपकी चलने वाली है। और पिछले वाली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने कहा था सर कि अगर एसोसिएशन की बात करी जाए तो वो बोले दो टाइप का हो सकता है। पहला अनरजिस्टर्ड वाला, जिसमें कि दो कैटेगरी के लोग आ सकते हैं, पहला सोल प्रोप्राइटर वाला और दूसरा पार्टनरशिप फॉर्म वाला। ठीक है, ठीक है साहब। फिर इसके बाद में बोले अगर आप रजिस्टर्ड वाली की बात करते हो तो इसमें तीन कैटेगरी के कंपनीज जो है या एसोसिएशन जो है वो आ सकते हैं। पहला एलएलपी वाला, दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला और तीसरा कंपनी वाला। सर कंपनी जो टर्म आपको दिया गया इसको बोले डिफाइन किया गया कहां पे? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के अंदर। वो लोग ज्यादा गौर फरमाइएगा जिनका ये कहना है कि सर हमें तो सेक्शंस याद ही नहीं होते हैं, आप करवाने की कोशिश भी मत करना, हम नहीं कर सकते बोले। ठीक है, वो लोग ज्यादा ध्यान दीजिएगा। क्या बोला? कंपनी को डिफाइन किया गया सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20 के अंदर। और क्या कहा गया है कि सर कंपनी का मतलब होता है एक ऐसी कंपनी, एक ऐसा एसोसिएशन जिसको क्या किया गया होगा, जिसको बोले कंपनीज एक्ट 2013 और या फिर कोई पुराना कंपनी लॉ जो भी होगा उसके हिसाब से इनकॉर्पोरेट किया गया है और या फिर रजिस्टर किया गया, उसे कहा जाता है क्या? कंपनी। बोले ठीक है भाई, सब बात समझ में आ गई। फिर इसके हिसाब से अपन ने क्या किया? फीचर्स के बारे में बात करी। अब बोले फीचर्स के बारे में अगर बात करेंगे तो काफी सारे फीचर्स हमने यहां पे देखे। जैसे कंपनी जो है चूंकि बोले नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ से पैदा नहीं होती है, इट इज क्रिएटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा? आर्टिफिशियल पर्सन का नाम जो है वो दिया जाएगा। बोले ठीक है भाई साहब। दूसरी बात ये कि इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब सब बोले कानून की नजरों में अगर आप बात करोगे तो इसकी अपनी एक पहचान है। कानून की नजरों में ये एक अलग इंसान है, ऐसा बोले आप यहां पे सिंपली बोल के चल सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट परपीचुअल सक्सेशन, इसका मतलब क्या है? सर बोले देखिए मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी शैल गो ऑन फॉरएवर। कंपनी जो है वो हमेशा क्या होती रहेगी? चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। फिर इसके बाद में बोले कॉमन सील। सब बोले इंसान का हमेशा एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिससे ये समझ में आता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो मैंने क्या किया है? ऑथेंटिकेट किया है। उसके लिए क्या किया जाता है? साइन किया जाता है। लेकिन कंपनी जो है उसके तो बोले कोई हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, तो वो कैसे बताएगी कि कोई डॉक्यूमेंट जो उसके बिहाफ पे साइन किया गया? तो हमने कहा कि कंपनी का एक ऑफिशियल सिग्नेचर होता है जिसे कहा जाता है कॉमन सील। हालांकि ये बात ध्यान दीजिएगा कि सर बोले 25 मई 2015 का वो दिन था जिस दिन से इस बात के लिए कह दिया गया कि भाई साहब देखिए अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं भी है ना तो बोले कोई फर्क पड़ता नहीं है। सो बोले क्यों फर्क नहीं पड़ता? क्योंकि बोले कंपनी के बिहाफ पे उसके जो डायरेक्टर्स हैं अगर वो लोग साइन कर देते तो भी चलेगा। मतलब अब आपके पास में ऑप्शन है, आप चाहो तो कॉमन सील रख लीजिएगा और अगर आप चाहो तो कॉमन सील नहीं भी रखोगे ना तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साहब। फिर हमने कहा कि कंपनी जो है वो अपने ही नाम पे प्रॉपर्टी रख सकती है। हमने कहा कंपनी जो है वो अपने ही नाम पे किसी दूसरे के ऊपर अगर केस करना चाहे तो वो भी कर सकती है। अगर कोई दूसरा हमारी कंपनी के ऊपर केस करना चाहे तो वो भी बोले किया जा सकता है। ठीक है साहब। फिर हमने बात करी अबाउट व्हाट? बोले सेपरेट ओनरशिप होगा और मैनेजमेंट जो है वो भी क्या रहेगा? अलग रहेगा। ठीक है, मैनेजमेंट कौन संभालता है? बोले डायरेक्टर संभालते हैं। ओनरशिप किसके पास में होती है? बोले मेंबर्स नाम के जो लोग होते हैं ना उनके पास में कंपनी की ओनरशिप जो है वो बोले रहती है। बोले ठीक है सर। और फिर इसके बाद में लास्ट टॉपिक के बारे में कल हमने बात करी थी, दैट वाज अबाउट व्हाट? द लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। बोले आपकी जो कंपनी है उसके जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो बोले लिमिटेड रहती है। गॉट द पॉइंट? मतलब यूजुअली अगर आप बात करोगे तो लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी जो है उसको बनाते हैं। बोले कंपनी में शेयर कैपिटल जो है उसको बोले हासिल करते हैं। और क्या कहा जाता है कि कंपनी में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी रहेगी ना ये रहेगी बोले अप टू द अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स है हेल्ड बाय हिम। ये समझ में आया? मतलब यहां पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी जो है वो नहीं रहेगी। अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहते हैं, अगर आप कंपनी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाला बनाना चाहे तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइमा फेसी लोग बोले कंपनी में इसलिए शिफ्ट होने की बात करते हैं क्योंकि उनको ये चाहिए कि हमारी जो लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द आउटसाइडर वो बहुत ज्यादा ना रहे, वो लिमिटेड रहे। बोले पहले से फिक्स की हुई रहनी चाहिए कि हमारी लाइबिलिटी जो है वो कितनी है। ये समझ में आए? अब ये ध्यान से बोले लिमिटेड लाइबिलिटी की बात अगर आप करोगे तो वो लिमिटेड बाय शेयर्स भी हो सकती है और लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है। सर गारंटी तुमने पहले बता दिया। देखो भाई साहब अगर हमारी कंपनी
कभी बोले प्रॉब्लम में जाती है, कभी बोले उस पर कोई आपदा आती है, तो बोले इतना पैसा मैं कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं। कितना? मान लीजिए बोल दिया 5 लाख रुपया, बोले मैं कंपनी को वाइंडिंग अप के टाइम पे 5 लाख रुपए तक कंट्रीब्यूट करने को तैयार हूं। अगर कंपनी के ऊपर उससे भी ज्यादा लायबिलिटी होती है, यार मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को इस बात से कोई मतलब नहीं कि कंपनी के ऊपर ज्यादा लायबिलिटी है भी या नहीं है, मेरे को कोई मतलब उस चीज से नहीं। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। लेकिन फिर उसके बाद में हमने ये भी कहा कि सर अब अगर गारंटी वाली कंपनी है, लेकिन लोगों का ये सोचना होता है कि अगर कंपनी है भाई साहब तो उसमें शेयर्स होने चाहिए हमारे पास में, तो अगर आप चाहो तो शेयर कैपिटल प्लस गारंटी वाली कंपनी भी बना सकते हो। ठीक है, उसमें ड्यूअल लायबिलिटी आपकी आ जाएगी। ड्यूअल का मतलब क्या होता है? दो तरफा। एक तो गारंटी वाली जो लायबिलिटी है वो भी आपके ऊपर रहेगी, जितना गारंटी आपने कंपनी को दिया होगा उतना, और दूसरा जितने रुपए के शेयर्स आपने कंपनी में लिए होंगे उतनी लायबिलिटी जो है वो भी बोले आपके ऊपर रहने वाली है। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब, ये बात जो अपने को समझ में आ गई। लेकिन इसके बाद में ये ध्यान से सुनिएगा, एक और फीचर है। क्या सर? बोले आप ये लगा लीजिए कि एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर्स इज एक्सपीरियंस ऑफ कंपनी। ये समझ में आया क्या भाई साहब? क्या बोला? बोले सर देखिए, जो शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस है ना, उसे ही बोले आप कंपनी का एक्सपीरियंस जो है वो बोल सकते हैं। सब मतलब समझ में नहीं आया? मतलब ये भाई साहब, आज के डेट में देयर इज अ कंपनी जिसका नाम क्या है? रिलायंस लिमिटेड। गॉट द पॉइंट? एवरीबडी नोज अबाउट इट कि सर इस कंपनी में ना एक बोले शेयर होल्डर है, उस शेयर होल्डर का नाम क्या है? बोले मुकेश अंबानी। गॉट द पॉइंट? बोले हाँ सर, बोल सकते हैं इस चीज को। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये जो मुकेश अंबानी नाम का बंदा है ये कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मुकेश अंबानी का जो एक्सपीरियंस है वो रिलायंस कंपनी का भी एक्सपीरियंस है? अगर मुकेश अंबानी जो है उसको अगर अच्छा नॉलेज होगा, अच्छा एक्सपीरियंस अगर होगा, तो क्या मैं कह सकता हूं कि रिलायंस कंपनी का जो एक्सपीरियंस होगा उसे भी आप अच्छा कह सकते हैं? बोले यस सर, वी कैन से दैट। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दैट आपने नाम सुना होगा एक और कंपनी का जिसका नाम है टाटा सन्स लिमिटेड। गॉट द पॉइंट? एवरीबडी नोज अबाउट इट कि सर इसमें भी एक शेयर होल्डर है जिनका नाम क्या है? बोले सर रतन टाटा। ठीक है, रतन टाटा जी की बात अगर की जाए तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर वो इंसान कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है तो कंपनी को ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है? हाँ या ना? बोले हाँ सब बोल सकते हैं इस चीज को आप। मतलब ये मेरे भाई कि अगर कंपनी के जो मेंबर्स हैं ना वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में अगर इन्वॉल्व होंगे, ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने, अगर वो लोग कंपनी के मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होंगे तो ये कहा जा सकता है कि उनका जो एक्सपीरियंस है आप उसे कंपनी का ही एक्सपीरियंस जो है वो मान के चल लीजिए। सर बोले एक सेकेंड, आप ये वाली चीज की बात क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि ध्यान से सुनिएगा, एक ना केस हुआ था, ये ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट केस लो है। केस हुआ था जिसका नाम क्या था? न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। केस किसका और किसका था भाई साहब? सर बोले न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड नाम की कंपनी थी, उसने बोले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गॉट द पॉइंट? और यहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? बोले एमसी डिपार्टमेंट, नहीं सॉरी नॉट एमसी डिपार्टमेंट, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया। इस चीज को आप सिंपली बोल के चलिए। बोले उसके ऊपर केस कर दिया। क्या केस किया? केस बोले ऐसा किया कि एक्चुअल में हुआ क्या था कि जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, बोले हाँ, इसने क्या किया था, एक बोले टेंडर लेके आए थे, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दिया, बोले हमको क्या करना है, हमको बोले येलो पेजेस बनवाने हैं। गाइज डू यू नो अबाउट द येलो पेजेस? बोले नहीं सर। बेटा येलो पेजेस एक ऐसी चीज होती है जो कि आपको पूरी सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देती है कि कलेक्टर ऑफिस का फोन नंबर क्या है, न्यूज़पेपर वाले का फोन नंबर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, पूरे सिटी की, पूरे डिस्ट्रिक्ट की, पूरे स्टेट की इंफॉर्मेशन जो रहेगी, फोन नंबर की बात करो, एड्रेस के बारे में बात करो, वगैरह वगैरह वगैरह, वो बोले आपको उसके अंदर दिया हुआ रहता है। उसे कहते क्या? येलो पेजेस। ये समझा? तो गवर्नमेंट ने क्या किया? टेंडर निकाला। और गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने कहा कि देखो भाई साहब, देयर आर वेरियस कंपनी, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी, एक का नाम है ई, या कोई भी कंपनीज होंगी जो कि किसका काम करती है? प्रेस का काम करती है, प्रिंटिंग का काम करती है, प्रिंटिंग प्रेस।
ठीक है। तो बोले आप लोगों ना कोटेशन दो, आप ये बताओ कि अगर एक पेज आपको प्रिंट करना होगा तो आप कितने रुपए चार्ज करोगे। तो ध्यान से, ई नाम की जो कंपनी है इसने कोटेशन दिया, डी नाम की जो कंपनी है इसने भी कोटेशन दिया, सी नाम की जो कंपनी है इसने भी कोटेशन दिया, बी ने भी कोटेशन दिया, ए ने भी कोटेशन दिया, और न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड जो थी इसने भी कोटेशन दिया। ई ने कहा कि हम एक पेज को प्रिंट करने के लिए 10 रुपए चार्ज करेंगे। डी ने कहा बोले मैं 9 रुपए में कर दूंगा। सी ने कहा कि यार मैं तो 9.5 रुपए जो है वो लूंगा, ठीक है। बी ने कहा मैं 8 रुपए में कर दूंगा। ए ने कहा मैं 7.5 रुपए लूंगा। लेकिन जो न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड नाम की कंपनी थी ना, इसने कहा कि सर बोले मेरे को 6 रुपए आप दे देना, 6 रुपए में मैं पूरा काम जो है वो बोले आपको करके निपटा के दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। ये किसने कहा, ये न्यू हॉरिजॉन ने कहा। अभी ध्यान से भाई साहब, गवर्नमेंट की पॉलिसी ये होती है कि जो बंदा सबसे कम प्राइस कोट करेगा ना, उस बंदे का जो कोटेशन रहेगा उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और टेंडर बोले उसको दे दिया जाएगा, राइट। अब यहां पे देखा जाए तो न्यू हॉरिजॉन ने क्या कहा, बोले 6 रुपए में, 6 रुपए पर पेज के हिसाब से मैं आपको पूरी येलो बुक जो है वो बोले प्रिंट करके दे दूंगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला भाई साहब ये कहां से आया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बोले पॉसिबल ही नहीं है अगर आप छोटे लेवल पे काम कर रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इसके बारे में हिस्ट्री निकाली, बोले कब पैदा हुई थी, तो पता चला 2 साल पुरानी कंपनी। अरे बेटा आप यहां कहां आ गए, गवर्नमेंट का इतना बड़ा टेंडर है, आप इसको कैसे पूरा करोगे हैं। अच्छा आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए नौसिखियों वाली बात आप कर रहे हो कि 6 रुपए पर पेज के हिसाब से आप प्रिंटिंग करके दे दोगे, कुछ भी बात कर रहे हो क्या आप। ये किसी के लिए वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हां अगर आप बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो बोले ये चीज पॉसिबल है, उसके लिए कई सालों का एक्सपीरियंस जो है वो लगता है बोले। ये समझ में, तो क्या हुआ ये कि गवर्नमेंट ने इसके टेंडर को क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। लेकिन न्यू एचएल को पूरी उम्मीद थी, पूरा भरोसा था कि यार टेंडर तो मुझे ही मिलना चाहिए, राइट। उसने पूछा गवर्नमेंट को कि सर एक बात बताइए, क्या मुझसे भी कम कोटेशन किसी ने दिया था क्या, बोले नहीं सर, कोटेशन सबने जो है वो ज्यादा का ही दिया था, लेकिन हमने टेंडर किसको दे दिया, ए नाम की कंपनी को दे दिया, क्योंकि आपके बाद में सबसे कम प्राइस जो कोट किया गया था इट वॉज डन बाय मिस्टर ए नाम की जो कंपनी है उसने बोले कम से कम प्राइस कोट किया था, लेकिन सर बोले उससे तो 1.5 रुपए कम में मैं करके दे रहा था। वही तो पॉइंट है, बोले तुम सस्ते में कर ही नहीं सकते उस चीज को, कैसे कर सकते हो बोले, ये समझा। दूसरा बोले तुम्हारे पास में काम करने का एक्सपीरियंस भी नहीं है। बोले सर एक बात बताओ, काम करने का एक्सपीरियंस है या नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है, आपको काम होके चाहिए था मैं करके देता बोले आपको। अच्छा दूसरी बात ये, हम बोले नए लोग नहीं हैं, ध्यान से सुनो, बोले क्या, हमारी कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो किया है WML ने। सर ये कौन है, बोले वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड, पिछले 50 साल का एक्सपीरियंस है इस कंपनी को। किसने, वर्ल्ड मीडिया लिमिटेड ने। अरे बाप रे बाप। दूसरा सब बोले हमारी कंपनी में पैसा लगाया है LPI ने, कुछ तो भी प्रेस इंडिया लिमिटेड, एल का मतलब मुझको ध्यान नहीं है, लेकिन प्रेस इंडिया लिमिटेड। अरे बाप रे बाप, गॉट द पॉइंट। फिर इसके बाद में एक और कंपनी जिसका नाम है IIPL, इंटीग्रेटेड इंडिया प्रिंटिंग लिमिटेड। ले भाई साहब, मतलब ये ऐसी ऐसी कंपनी जिनको कई कई साल का एक्सपीरियंस है, इन लोगों ने बोले हमारी कंपनी के शेयर्स परचेज किए। मतलब ये क्या मैं कह सकता हूं कि इनका जो पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है, इनके साथ साथ में इनका जो एक्सपीरियंस है वो भी हमारी कंपनी में लगा होगा। अगर ये लोग क्या करते हैं, हमारी कंपनी के मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो, या फिर ऐसे लोग जो इस कंपनी के, इन कंपनीज के मैनेजमेंट को संभालते हैं वो भी बोले हमारी कंपनी के मैनेजमेंट को संभालते हैं, तो क्या इनका एक्सपेंस काउंट किया जाना चाहिए, बोले बिल्कुल किया जाना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिएगा, सर बोले न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड वाला जो केस था ना, इसमें इस बात को डिसाइड किया गया और ये ऑर्डर पास किया गया कि टेंडर जो है वो न्यू हॉरिजॉन लिमिटेड को ही मिलना चाहिए। द रीजन बीइंग कि माना कि वो दिखने में आपको दिखाई क्या दे रहे हैं कि अभी अभी पैदा हुए, बट उनके जो मेंबर्स हैं वो बोले काफी पुराने मेंबर्स हैं और उनका जो एक्सपीरियंस होगा इसे बोले कंपनी का एक्सपीरियंस मान के चला जाना चाहिए। ये समझ में आया क्या भाई साहब, इज दिस पॉइंट क्लियर, बोले ठीक है सर, आगे ये बात भी समझ में, ठीक है। तो क्या कहा गया कि एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर शैल बी कंसिडर्ड एज व्हाट, एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी।
ठीक है सर। फिर इसके बाद में अगला एक और आता है यहाँ पे, क्या बोले सर, टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, अगर मैं इसके एग्जिस्टेंस को टर्मिनेट करने की बात करूं, इट कैन बी डन ओनली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें बोले बाय ऑर्डर ऑफ एनसीएलटी, नेशनल कंपनी और ट्राइब्यूनल जो आपकी रहेगी ना, वो बोले ऑर्डर पास करेगा कि इस कंपनी को क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, वाइंड अप कर दिया जाए और डिसॉल्व कर दिया जाए, तब जाके इसका डिसोल्यूशन किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में शटर बंद करी हो गया सब बोले डिसोल्यूशन, ये वाला काम नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। ये समझ में आया क्या भाई साहब? बोले ऐसा नहीं हो सकता है कि आपने शटर को डाउन कर दिया और आपने ये कह दिया कि भाई साहब हो गया, बोले काम यहीं तक था जो भी था। ये समझ में आया? बोले ठीक है सर। तो कुल मिला के इतने फीचर्स हैं, ये फीचर्स को आप ध्यान में रखिएगा। अब यहां पे लेकिन हाँ एक बात और ध्यान दीजिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज है भाई साहब। एक सबसे इंपॉर्टेंट केस लॉ है जिसका नाम क्या है, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। ठीक है, ये ध्यान से सुनिएगा। सैलोमन जो है वो बोले अपनी ही कंपनी का क्या था, मालिक था, एक शेयर होल्डर था। ठीक है, और उसने क्या किया, इसने अपनी ही कंपनी के ऊपर क्या कर डाला, केस कर डाला। सर क्या बात करो, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है ना, इसको समझाने के लिए मैं टाइम लेने वाला हूं, ताकि आपको कहानी जो है वो पूरे अच्छे से समझ में आ जाए और आपको ये समझ में आ जाए कि इस पर्टिकुलर केस को नाम दिया जाता है कौन से वाला केस, बोले लैंडमार्क वाला केस। एक सेकेंड ना, लैंडमार्क वाला केस। हाँ जी, ध्यान से सुनिएगा क्या कहते हैं। लैंडमार्क केस का मतलब क्या होता है सर? अरे बोले लैंडमार्क केस का मतलब ये होता है जिसमें कि आपके बहुत सारी चीजों के बारे में पता चला होगा, फीचर्स के बारे में पता चला होगा, ऐसे केस को कहते हैं लैंडमार्क वाला केस। ठीक है, जिसके बेसिस पे जो अपन यहाँ पे फीचर्स पढ़े ना, इतने सारे जो फीचर्स पढ़े कि कंपनी में ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये सारी की सारी बातें जो हैं वो ये वाले केस में क्या हुए थे, बताए गए, उसे कहते हैं लैंडमार्क केस। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है साहब। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, एक ना बोले अंकल थे और उन अंकल का नाम क्या था, बोले सैलोमन। सैलोमन नाम के एक अंकल जो है वो हुआ करते थे, और ये अंकल जो है ये बोले अपना एक बिजनेस करते थे। ठीक है, और बिजनेस एज अ सोल प्रोप्राइटर करते थे भाई साहब, ये ध्यान रखिएगा। मतलब ये कि इनकी कोई कंपनी वगैरह नहीं हुआ करती थी, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे ही बिजनेस जो है वो किया करते थे। काय का बिजनेस था इनका? बिजनेस था एक तो बोले बूट मैन्युफैक्चरिंग, बूट मैन्युफैक्चर थे, मोची सिंपली अगर अपन बोलना चाहे तो। ठीक है, एंड दूसरा बोले लेदर मर्चेंट भी हुआ करते थे। मतलब लेदर जो है उसको मार्केट से खरीद के लेके आते थे और उसको मार्केट में जाके क्या करते थे, बेच के भी आते थे। लेदर मर्चेंट आप इसको सिंपली बोल सकते। ये वाला बिजनेस जो है वो किसका था, सैलोमन नाम का जो अंकल था उनका था। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है सर, कोई भी बिजनेस की बात अगर आप करोगे तो उस बिजनेस का एक तो बोले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो बनता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा एक बनता है बोले आपका क्या, बोले बैलेंस शीट। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो बीएस आप इसको नाम दे सकते हो। ठीक है, बोले ठीक है साहब। अब ये ध्यान से, अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात करूं तो आपने यहां पे बताया होगा कि कितने रुपए का आपने परचेज किया, और यहां पे आपने बताया होगा कि कितने रुपए का आपका सेल्स जो है वो बोले मार्केट में किया। ठीक है, और उसके बेसिस पे आप यहां पे हमेशा बताते हो कि आपका प्रॉफिट जो है वो कितने का है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए का, या 10 लाख रुपए बहुत ज्यादा हो गए, से फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए का मैंने परचेज किया और बोले 30,000 रुपए की वो चीज को मैंने क्या कर दिया, प्रोसेस करके मार्केट में बेच दिया, तो प्रॉफिट कितने का हो गया? सीधा सीधा हिसाब किताब बोले 20,000 रुपए का प्रॉफिट जो है वो मुझे हुआ। ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दैट यहां पे अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो इधर में आपका आता है लाइबिलिटीज।
ठीक है। और दूसरा ये साइड में आता है आपका क्या, एसेट्स। ऑल्दो भी फॉर्मेट चेंज हो चुका है, वर्टिकल फॉर्मेट आता है, पहले लाइबिलिटीज बता देते हैं, उसके नीचे में जाके एसेट्स बता देते हैं, लेकिन मैं यहां पे ऐसे बता रहा हूं, ये समझ में आ बोले ठीक है। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि इसके पास में कुछ बोले फिक्स्ड वाले एसेट्स थे, कितने बोले 10,000 रुपए के, कितने के थे 10,000 रुपए के थे। कुछ बोले इसके पास में करंट वाले एसेट्स थे, बोले कितने के थे, मान लीजिए, या फिर एक काम करो, इसको कर दो 20,000 का, इसको कर दो 10,000 रुपए का, ठीक है। और कुछ बोले इसके पास में कैश पड़ा था एट बैंक, कैश पड़ा था एट बैंक, बोले कितने का कैश पड़ा था, मान लीजिए कुछ तो भी 8,000 रुपए के आसपास का कैश एट बैंक जो है वो पड़ा था। बोले ठीक है भाई साहब, कुल मिला के अगर मैं यहां पे बात करूं तो एसेट्स कितने के, बोले 38,000 रुपए के इसके पास में क्या थे, एसेट्स थे। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद सर बोले इसने क्या किया था, अपना खुद का कैपिटल जो है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन बोल दीजिए आप, ठीक है, ये लगाया था, जो कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 40,000 रुपए का था, एग्जाम्पल अपन लेके चल रहे हैं, कितने का था 40,000 का, नहीं हो नहीं सकता सर, सॉरी माय मिस्टेक। मान लीजिए कितने का था सर, बोले 25,000 रुपीज का लगा लीजिए, ठीक है। एंड कुछ चीजें बोले उसने बाहर वालों से उधार के तौर पे ली थी, क्रेडिटर्स से लिया था, ठीक है। क्रेडिटर्स से इसने कुछ चीजें जो हैं वो बोले परचेज करी थी, कितने की सर, वो मान लीजिए फॉर एग्जांपल 60,000 रुपए की, जस्ट एग्जांपल अपन यहां पे लेके चल रहे 60,000 रुपए की, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि इसके पास में फिक्स एसेट्स भी हुआ करते थे, जो कि तकरीबन मैं अगर यहां पे बढ़ाना चाहूं, कितने से बढ़ा देता हूं मैं, 40 से बढ़ा देता हूं, 40 से, एक मिनट, 85 हो गया, 38 हो गया, नहीं एक मिनट, माइनस 38,000, 47,000 लगा लो, 47,000, ठीक है। इतने का इसने क्या किया, चीजें जो है वो यहां पे लेके आया। तो कुल मिला के अगर आप यहां पे बात करोगे, क्या मैं कह सकता हूं कि 87,000 रुपीज के, सॉरी 85,000 नॉट 87, 85,000 रुपीज की इसकी लाइबिलिटीज हैं यहां पे, और 85,000 रुपीज के इसके क्या हैं, एसेट्स हैं। ये सही है, 20 और 10 30, 30 और 40, ठीक है 80, हाँ ये समझ में आया क्या, यहां तक का क्लियर है सबको भाई साहब। पहले ये बिजनेस कर रहा था सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे, जिसमें इसने क्या किया, खुद का जो पैसा जो फॉर्म के अंदर लगाया था वो था 25,000 रुपीज़ का, ठीक है। बाहर वालों से जो कभी पैसा उधार पे लिया होगा, ठीक है, कभी सामान उधार पे लेके आया होगा, तो क्रेडिटर्स उसके बन गए कितने के, 60,000 रुपए के, ठीक है साहब। अब वो पैसे से या तो वो कभी एसेट्स परचेज करके लेके आता है, और या तो फिर उसने कभी क्या किया, वर्किंग कैपिटल लेके आ गया। वर्किंग कैपिटल मतलब सर जो रोजमर्रा का जो काम रहता है उसके लिए जो चीजें लगती है वो आप मान लीजिए, और 8,000 रुपये उसके पास में क्या थे, कैश के तौर पर। अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर, आप में से कोई तो भी एक महानुभाव इंसान था जिसने या तो सीए का कोर्स किया हुआ था, या तो सीएस का कोर्स किया था, या तो कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो थे उसका कोर्स किया हुआ था। आपने सेलोमन अंकल को बताया, बोले चचा आपको पता है क्या, क्या बोले, अगर आप एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर रहे हो, आज के डेट में आपका बिजनेस अच्छे से चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। लेकिन कल को जाके अगर मान लीजिए आपका बिजनेस जो है वो नुकसान में चले जाता है, तो जो बोले ये आपके क्रेडिटर्स है ना 60,000 रुपए के, इनको बोले आपको अपनी जेब से पैसा पे करना पड़ सकता है। ऐसा आपने उन भाई साहब को क्या दिया, ज्ञान दिया, मस्त वाला ज्ञान जो है वो आपने उन लोगों को क्या किया, प्रोवाइड किया। बोले हाँ सर ऐसा हो सकता है, तो बोले क्या करना चाहिए, अब ये ध्यान से सुनिएगा। ऐसे केस में आपने सेलोमन भाई को क्या किया, एडवाइस दिया। आपने कहा चचा एक काम करो, आप ना बोले एक कंपनी बना लो। क्या बना लो, एक बोले कंपनी बना लो, ठीक है। और उस कंपनी को बोले आप नाम दे दो, नाम क्या दे दिया, बोले सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा,
पीछे में बोले आपका वर्ड यहां पे क्या आ गया, लिमिटेड वर्ड जो है वो आ गया। इससे क्या हो गया, इससे ये हो गया मेरे भाई कि आपकी जो लायबिलिटी रहेगी ना वो कभी भी बोले बाहर वाले के टुवर्ड्स नहीं आएगी। आपने ज्ञान दिया, आपने क्या कहा कि आपकी जो लायबिलिटी है वो कभी भी बाहर वाले के टुवर्ड्स नहीं आएगी बोले, ये समझ। दूसरी बात सो बोले आपकी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड रहेगी, बोले कितनी, जितने आपके पास में शेयर्स होंगे उतनी, बोले उसके ऊपर नहीं आने वाली। बोले ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो एक काम करते, बोले क्या करते, अपने कंपनी बना देते। लेकिन ये ध्यान से सुनिएगा सर, बोले पीछे में वर्ड दिया गया है लिमिटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको यहां पे जो कंपनी बनाई गई वो कौन से वाली थी, पब्लिक वाली थी। तो सर अगर ये पब्लिक वाली कंपनी थी तो इसमें ध्यान दीजिएगा, एक तो बोले जो सेलोमन नाम का ही जो बंदा था वो यहां पे क्या बन गया, मेंबर बन गया। दूसरा, लॉ को कंप्लाई करने के लिए भाई साहब ने क्या किया, अपनी बीवी को भी मेंबर बना दिया। भाई साहब ने क्या किया, अपनी जो डॉटर है उसको भी मेंबर बना दिया। और भाई साहब ने क्या किया, सन 1, सन 2, सन 3, कितने लोग हो गए भाई साहब, 3 और 3 6, और एक और इनका बेटा था सन 4। ले भाई साहब, मतलब लॉकडाउन का खूब फायदा उठाया भाई ने, हैं। हो गए 7 लोग। ये ध्यान से, पब्लिक कंपनी अगर आपकी है तो 7 मेंबर जो है वो बोले आपके रहने चाहिए। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। तो ये 7 लोगों ने मिलकर क्या किया, इस कंपनी को इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। और जो भी ये भाई साहेब का बिजनेस हुआ करता था सोल प्रोप्राइटरशिप के नाम पे, वो किसको दे दिया, वो दे दिया बोले पूरा का पूरा कंपनी, ट्रांसफर कर दिया भाई साहब। ये ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला सर, जितना भी इसका बिजनेस था सारा बिजनेस भाई साहब ने ट्रांसफर कर दिया कंपनी के पास। अब ये ध्यान से भाई साहब, सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो तो बोले साल के हिसाब से बनते रहता है, इसको छोड़ दो साइड में, ठीक है। बट अगर मैं बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो जो आपकी बैलेंस शीट रहेगी वो क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी, किसके पास में, कंपनी के पास। अब ये ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि सर इस कंपनी की जब बोले बैलेंस शीट बनाई गई, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस कंपनी की जब बैलेंस शीट बनाई गई सबसे पहले क्या किया गया, ये एसेट्स को ट्रांसफर किया गया। ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि सर बोले सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि जो ये क्रेडिटर्स है ना, बिजनेस के जो क्रेडिटर्स हैं उनको बोले पे ऑफ करके इनको अपन अलग कर देते हैं, ठीक है। बोले क्या किया गया, सब बोले कंपनी के कुछ एसेट्स को मार्केट में सेल कर दिया गया, ठीक है। और सेल करके वहां से कितना पैसा लाया गया, 60,000 रुपए जो है वो लाया गया, और ये क्रेडिटर्स को क्या कर दिया, पे ऑफ कर दिया, ठीक है। बोले भाई सब ये हिसाब किताब क्या हो गया, निपट गया। बोले ठीक है। अब इसके बाद में कुल मिला के 38,000 रुपए के जो एसेट्स है वो यहां पे ट्रांसफर किए गए, 30,000 रुपए के, सॉरी कितने के, 30,000 रुपीज के जो एसेट्स हैं वो बोले यहां पे ट्रांसफर किए गए, जिसमें से कुछ बोले फिक्स एसेट्स उसके हुआ करते थे, मान लीजिए वो थे 20,000 रुपए के, ठीक है। कुछ इसके करंट वाले एसेट्स हुआ करते थे, वो थे मान लीजिए कितने के, 10,000 रुपए के, ताकि कंपनी में काम जो वो तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। बाकी क्रेडिटर्स जो थे उनको पे ऑफ कर दिया गया, उनको भगा दिया गया, और पैसे जब आपके पे कर दे, भगा दिया मतलब पैसे पे करके दिया गया भाई साहब, ऐसा नहीं कि मतलब कोई फ्रॉड कर दिया, ठीक है, डन। लेकिन ये जो 30,000 के एसेट्स थे इसके बदले में भाई साहब ने क्या किया, इक्विटी शेयर्स परचेज कर ली कंपनी में। इसने कुछ एसेट्स दिए हैं जिसके बदले में उसने क्या ले लिया, इक्विटी शेयर्स जो है वो ले ली। कितने के लिए, सब बोले इक्विटी शेयर्स मान लीजिए इसने ले लिए 20,000 रुपए के, ठीक है। ये ध्यान से सुनिएगा, अपने नाम पे भाई साहब ने 20,000 रुपए के इक्विटी शेयर्स जो हैं वो ले लिए, और भाई साहब ने डिबेंचर्स परचेज कर लिए 10,000 रुपए के। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कर लिया, डिबेंचर्स परचेज करी 10,000 रुपए के। और यहां पे अगर आप देखोगे तो आज कंपनी के पास में 30,000 रुपए के एसेट्स हैं, और 30,000 रुपए की क्या हो गई, लायबिलिटीज भी आ गई भाई साहब। अच्छा, सबसे पहला पॉइंट, क्या ये पॉसिबल है कि एक ही बंदा जो रहेगा ये कंपनी में मालिक भी बन जाए और यही बंदा कंपनी में क्रेडिटर भी बन जाए, इज इट पॉसिबल? अगर मैं लॉ के हिसाब से बात करूं तो शायद आपके दिमाग में क्या आएगा, डाउट आएगा। बट हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो तो बैक ऑफ द माइंड इकोनॉमिक्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। भाई साहब एक बात बताओ, अगर बंदे ने 30,000 रुपए की चीज किसी को दिया है तो उसके बदले में कुछ लेगा ना, बोले हाँ। अब उसकी मर्जी थी, चाहता तो वो शेयर्स ले लेता और चाहता तो वो डिबेंचर्स ले लेता।
ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। क्या हुआ सर, मैंने कहा कि मेरे पास में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या क्या है, बोले लैंड है, लेबर है, कैपिटल है और एंटरप्रेन्योरशिप है, राइट। अगर मैंने किसी को लैंड दिया है तो बदले में रेंट मिलना चाहिए, बोले यस सर। बट डज इट मीन कि अगर मैंने किसी को लैंड दिया है तो फिर मैं लेबर नहीं प्रोवाइड कर सकता हूं, बोले कर सकते हो। एक ही आदमी लैंड भी प्रोवाइड कर सकता है, लेबर भी प्रोवाइड कर सकता है। तो क्या, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने लैंड के बदले में रेंट ले लिया है तो क्या मुझे लेबर के बदले में वेजेस नहीं मिलना चाहिए क्या, बोले मिलना चाहिए सर, बिल्कुल मिलना चाहिए। दूसरा, क्या मुझे कैपिटल जो है, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने लैंड दिया है और मैं वहां पे मेहनत भी कर रहा हूं और अगर मैंने पैसा भी दिया होगा तो क्या पैसे के बदले में मुझे इंटरेस्ट नहीं मिलना चाहिए क्या, बोले मिलना चाहिए सर। ये ध्यान से सुनिएगा, माना कि ये सब प्रोवाइड करने वाला इंसान जो है वो एक ही है, लेकिन तीनों का हिसाब किताब जो रहेगा वो तो अलग रहना चाहिए ना। ये समझ में आया क्या, बोले हाँ सर। अब ये ध्यान से सुनिएगा सर, सबसे पहला पॉइंट, क्या एक ही बंदा कंपनी के अंदर मालिक बन सकता है, क्या वही बंदा कंपनी के अंदर क्रेडिटर भी बन सकता है क्या। इसने अपने आप को यहां पे क्या बना लिया, सिक्योर्ड क्रेडिटर बना लिया। सर सिक्योर्ड क्रेडिटर का मतलब क्या होता है, ऐसा बंदा जिसने कि कंपनी के एसेट्स के ऊपर अपना चार्ज क्रिएट करवा लिया। मतलब कल को जाके अगर कंपनी पैसा पे नहीं कर पाती है तो कंपनी के एसेट्स को बेचा जाएगा और सबसे पहले इस बंदे का जो उधार होगा उसे चुकता किया जाएगा। ये समझ में आया भाई साहब, बोले ठीक है सर। अच्छा, अब यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर, बोले इसने क्या किया, लॉ कंप्लाई करने के लिए अपनी वाइफ को 1 शेयर दे दिया, अपने डॉटर को भी 1 शेयर दे दिया, अपने बेटे को भी 1 शेयर दे दिया, अपने दूसरे बेटे को, तीसरे बेटे को और चौथे बेटे को भी क्या कर दिया, 1-1 शेयर दे दिया। मतलब ये कि इन सबके पास अगर आप देखोगे तो कितने शेयर्स हैं, 6 शेयर्स हैं। तो इसके पास में कितने शेयर्स हैं, बोले 20,000 के जो बचे हुए शेयर्स होंगे वो सारे किसके पास में है, इसके पास। मान लीजिए 1 रुपए का 1 शेयर है, मान लीजिए 1 रुपए का 1 शेयर है, तो 19,994 19,994 शेयर्स जो थे वो किसके पास में है, सैलोमन के पास में। उसने कहा कंट्रोल मेरे को मेरे ही पास चाहिए, मुझे अपना कंट्रोल जो है वो बच्चों के पास में फिलहाल नहीं देना, मेरे मरने के बाद में सब में आपस में डिवाइड हो जाएगा, उनके पास में कंट्रोल रहेगा, वो देखेंगे जो करना होगा वो करेंगे अपने हिसाब से। ये समझ में आया क्या भाई साहब। तो इसने क्या किया, अपना जो बिजनेस पहले वो खुद के नाम पे किया करता था, उसने वो पूरा बिजनेस किसको ट्रांसफर कर दिया, कंपनी को ट्रांसफर कर दिया। और ये ध्यान से सुनिएगा, कंपनी को उसने क्या दिया, 20,000 रुपए के एसेट्स दिए और 10,000 रुपए के उसने करंट एसेट्स दिए। उसके बदले में अभी ही उसने क्या कर लिया, शेयर्स ले लिए। कितने शेयर लिए, सब बोले इक्विटी शेयर्स 20,000 रुपए के ले लिए और डिबेंचर्स उसने 10,000 रुपए के ले लिए, रुपए 20,000 और रुपए 10,000। ये समझा सर, 20,000 रुपीज के जो शेयर्स थे वो उसने इस हिसाब से यहां पे डिवाइड कर दिए। 6 रुपए के 6 शेयर्स जो थे वो अपने इनको दे दिए और बाकी पूरे जो शेयर्स थे वो अपने पास में रखे। डिबेंचर्स जो थे वो पूरे के पूरे उसने अपने पास रखे। ये समझ में आया, बोले ठीक है साहब। फिर इसके बाद में भाई साहब ने कंपनी के नाम पे काम करना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। कंपनी के नाम पे काम किया। आगे चल के भाई साहब को फिर से उधार की जरूरत पड़ी तो उसने क्या किया, क्रेडिटर्स से उधार लिया, दूसरे क्रेडिटर्स, सप्लायर्स बोल दीजिए, ठीक है, उनसे पैसा उधार लिया। किसी से उसने 15,000 रुपए उधार लिया तो यहां इसके पास में कैश आ गया, कितने का, बोले 15,000 रुपए का, ठीक है। किसी को उसने अपना सप्लायर बनाया और क्रेडिट में क्या ले लिया, गुड्स लिए होंगे, चमड़ा जो होता है, लेदर जो होता है वो लिया होगा, चमड़े को सीलने के लिए जो धागा होता है वो परचेज किया होगा, और वटेवर द केस में भी सप्लायर से इसने क्या किया, 20,000 रुपए के गुड्स जो हैं वो क्रेडिट में ले लिए। तो ये भी भाई साहब इसके करंट एसेट्स में आ जाएगा, कितना, 20,000 रुपया। आगे चल के जब काम किया तब मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको ये समझ में आए कि आगे चल के काम जो है वो किया गया है, इस वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। ये 20,000 रुपए का हो। इसकी वजह से अगर मैं यहां पे अब ये एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में बात करूं तो ध्यान से, 30 और 35 कितने हो गए, बोले सर 65,000 रुपए के तो लायबिलिटीज हो गई और 65,000 रुपए के क्या हो गए, एसेट्स हो गए,
ठीक है, सब काम कर रहा था, लेकिन सडनली ओहो सर बोले CKMB, चाइना, चमगादड़ है, बाकी आप समझ ही गए होंगे, समझदार हो आप, ठीक है। तो सर बोले हुआ क्या कि चाइना की वजह से कंट्री में लग गया लॉकडाउन। ले भाई साहब, जिसका काम जहां था वहीं पे हो गया ठप, कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा, कुछ नहीं हो रहा। बोले भाई साहब, ले भाई साहब हैं, जो चीज बोले मैंने ऑलरेडी काम कर भी लिया था, वो गुड्स मेरे बन के पड़े हैं, लेकिन कोई परचेज करने को तैयार नहीं है, क्योंकि लोगों के पास में पैसा ही नहीं है। जब लोगों के पास में काम ही नहीं होगा तो लोग इनकम नहीं कमा पाएंगे, जब इनकम नहीं कमाएंगे तो पैसे को खर्च नहीं कमा कर पाएंगे, राइट, सिंपल इकोनॉमिक्स, राइट। बिकॉज ऑफ दैट रीजन हुआ क्या कि सैलोमन ने ऑलरेडी जिन लोगों से चीजें उधार पे ले ली थी, उन चीजों को आगे कन्वर्ट नहीं कर पाया। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सब बोले सैलोमन ने काम करने के लिए प्रीमाइसेस लिया हुआ था रेंट पे। सैलोमन के यहां पे काम करने के लिए कुछ वर्कर्स थे जो कि वहां पे क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे। ये समझा, सैलोमन के यहां पे जो प्रॉपर्टी थी उसका बोले खर्चा वगैरह जो है, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है, वो कुछ ना कुछ तो आ ही रही होगी। ये सर ना, बोले हाँ सर। अब ये ध्यान से सुनिएगा, क्या सर बोले भाई साहब के पास में 15,000 रुपए का कैश पड़ा था। कितने का कैश था? 15,000 रुपए का कैश था। मोदी ने कहा मार्च का महीना जो है उसमें लॉकडाउन है, दिक्कत वाली बात नहीं है, बस अपन दिया जलाएंगे, थाली बजाएंगे, कोरोना जो है वो गायब हो जाएगा, आप बस इस चीज को कर लो, ठीक है। मार्च के महीने में भाई साहब को अपने जेब से 10,000 रुपए का रेंट जो है वो पे करना पड़ गया है। मोदी ने कहा जो भी लोग आपके यहाँ पे काम कर रहे हैं उन लोगों को बोले क्या करो, सैलरी वगैरह भी पे कर दो। तो भाई साहब ने 15,000 रुपए की सैलरी जो वो पे करने की बात करी, हाँ, लेकिन पे कहां से करेगा? इसके पास में तो कैश कितना रखा हुआ है, 15,000 रुपए रखा हुआ है, तो वर्कर्स को पैसा कहां से देगा? वर्कर्स को का एक काम करो, तुम ना जूते लेके जाओ, करंट एसेट्स में से पैसा जो है वो पे कर दिया गया, जूते लेके जाओ। बोले तुम एक काम करो, ठीक है, चूंकि मैंने तुमको सैलरी पे नहीं कर पाया, तो मेरे यहां से जूते लेके जाओ, तुम इनको मार्केट में बेच देना, अगर कोई खरीदता है तो, और वहां से पैसा ले लेना। क्या करेंगे? बोले अभी फिलहाल बताओ आप, ठीक है। तो यहां पे ये ध्यान से सुनो, सर लॉस में आ गए। इलेक्ट्रिसिटी 5,000 रुपए की इलेक्ट्रिसिटी पे करनी थी, तो कोई तो भी एसेट जो है वो 5,000 का बेचना पड़ा, एसेट कम हो गया भाई साहब, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर मैं कैश के बारे में बात करूं, कैश जीरो हो गया भाई साहब। फिर उसके बाद में करंट एसेट, सर बोले करंट एसेट जो है ये बोले अपना कितने से कम हो गया, 10,000 से कम हो गया भाई साहब। ले हे भगवान, मतलब जहां पे आपके जो एसेट्स 65,000 रुपए के थे, वहां पे अब आपके जो एसेट्स हैं ये 15, फिर उसके बाद ये 10,000, फिर उसके बाद ये जीरो, और फिर उसके बाद में ये वापस से 10,000। कितना हो गया भाई साहब? 20 और 15 35, राइट। सब रे 35,000 रुपीज के एसेट जो हैं वो आपके हो गए। ले सर, अच्छा एक बात बताओ, क्या ये जो खर्चा आपका यहां पे हुआ है, इससे क्या आपके इन लोगों की लायबिलिटी कम हुई क्या? बोले नहीं सर, इनकी कोई लायबिलिटी कम नहीं हुई। अच्छा, उल्टा क्या हो गया, इनकी लायबिलिटी बढ़ गई। क्रेडिटर्स जो 15,000 के थे वो 5,000 के और बढ़ गए, उनका जो इंटरेस्ट पे करना था। सप्लायर्स, इसने भी कहा भैया 5,000 रुपए मैं भी लूंगा, मेरा भी इंटरेस्ट जो है वो बढ़ गया, एक महीने में आपको पैसा पे करना चाहिए था जो कि आपने नहीं कर पाए, तो मेरे को इंटरेस्ट लगेगा सर। या फिर एक काम करो, 5,000 रुपए बहुत ज्यादा हो गए, 500 लगा लो तुम, ठीक है। 500 रुपए का इंटरेस्ट जो है वो भी बढ़ गया। अब ये ध्यान से, अगले महीने क्रेडिटर्स ने कहना शुरू कर दिया हमको पैसा दो, हमको पैसा दो, अगर पैसा नहीं दोगे तो ऐसे केस में तुम्हारी कंपनी को हम करवा देंगे वाइंड अप, ठीक है भाई साहब। बोले तुम्हारी कंपनी जो है इसको बोले हम वाइंड अप करवा देंगे। ये समझ में आया क्या? ऐसा इनको बोला गया। किसको बोला गया? सैलोमन को बोला गया। सैलोमन ने कहा सॉरी सर, कहां से लाऊं पैसा? मार्च में लॉकडाउन हो गया, अप्रैल में लॉकडाउन हो गया, जून में लॉकडाउन हो गया, जुलाई में लॉकडाउन हो गया, काम ठप है सर। उसके बाद में अनलॉक होना भी स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर से बोले सेकंड वाली लहर जो है वो आ गई, उसमें लॉकडाउन हो गया, बर्बाद हो गया सर। बोले अपन तो एक काम करो, आप करवा लो वाइंड अप। अब ये ध्यान से सुनिएगा, हुआ क्या कि जो ये वाले क्रेडिटर्स थे ना, ये जाते हैं किसके पास? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास।
और जाके कहते हैं कि सर सोवेंसो कंपनी है, उसने हमारा उधार नहीं चुकाया है, रिक्वेस्ट है आपसे प्लीज हमारा पैसा हमें वापस करवा दो, उस कंपनी को वाइंड अप करवा दो। अभी ध्यान से सुनिएगा, एनसीएलटी क्या करता है, एनसीएलटी वाइंडिंग अप ऑर्डर पास करता है, ठीक है, एंड लिक्विडेटर अपॉइंट करता है। सर ये लिक्विडेटर कौन होता है? एक ऐसा बंदा जो कि कंपनी को वाइंड अप करवाने का काम करता है, उसे कहते हैं लिक्विडेटर, ठीक है। अब लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया, आप ही में से कोई बंदा था, आप ही में से कोई बंदा था जिसको क्या कर दिया गया, लिक्विडेटर के तौर पे अपॉइंट कर दिया गया, ठीक है। अभी ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है उस दिन जो आपकी कंपनी का कंट्रोल होगा वो इसके हाथ में से निकल जाएगा, या कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना उसके हाथ से निकल जाएगा और इसके हाथ में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? सर बोले सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड जो रहेगी वो उस दिन से, जिस दिन से लिक्विडेटर को अपॉइंट किया गया है, ये संभाल रहा है, ऐसा मान लिया जाएगा। ये समझ में आया? अगर लिक्विडेटर पे केस किया मतलब कंपनी पे केस किया, कंपनी पे केस किया मतलब लिक्विडेटर के अगेंस्ट में वो केस हो रहा है, क्योंकि वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना वहां पे। ये समझ में आया भाई साहब? बोले ठीक है सर। अभी ध्यान से सुनिएगा, लिक्विडेटर ने क्या किया, लिक्विडेटर ने ये एसेट्स को मार्केट में बेचा। लिक्विडेटर क्या करेगा? लिक्विडेटर सेल करेगा, विल सेल द एसेट्स, ठीक है, एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज। जो लाइबिलिटीज होती है ना उनको क्या करेगा, उनको बोले पे ऑफ कर देगा, राइट, पे ऑफ द लाइबिलिटीज, एंड इफ एनी सरप्लस रिमेन्स, then it will be paid back to equity shareholders। पैसा किसको दे दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा जो है वो बोले पे ऑफ कर दिया जाएगा। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अब देखिए ध्यान से, हुआ क्या? हुआ ये कि 35,000 रुपए के जो एसेट्स हैं इनको बोले मार्केट में क्या कर दिया गया, बेच दिया गया। अच्छा एक बात बताओ, अगर आज आपके पास में कोई भी एसेट है जो कि आपने मार्केट से खरीद के लेके आए, आपने अगर वो खरीद के लेके आए थे 35,000 रुपए में, तो क्या वो 35,000 रुपए में बिकेगा क्या मार्केट में? मे बी यस, मे बी नो। मोस्टली आंसर विल बी व्हाट? नहीं सर, 35,000 में तो ये जो चीज है ये बिकने वाली नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा हुआ क्या? लॉकडाउन का टाइम चल रहा था, लोगों के पास में पैसा भी नहीं था। हुआ ये मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से सुनिएगा, इनको जब मार्केट में बेचा गया तो ये बिके 6,050 रुपए में। कितने में बिका? 6,050 रुपए में मार्केट में बिका। सब बोले पहले जो गवर्नमेंट के ड्यूज थे उनको पे कर दिया गया या ऐसा कुछ हुआ, और उसके बाद में जो पैसा बचा अपने पास में वो कितना, मान लीजिए 6,050 रुपए। नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया सर। क्रेडिटर्स का बोलना है कि हमारा पैसा 35,000 रुपए के आसपास कुछ आना चाहिए था, लेकिन उसको जब मार्केट में बेचा गया तो कितना पैसा आया? 6,050 रुपए आया। क्रेडिटर्स ने कहा चलो यार छोड़ो, एक काम करो, ये 6,050 रुपए जो है यही बोले हमको दे दो, कोई दिक्कत वाली बात। लिक्विडेटर ने क्या किया, ये 6,050 रुपए जो है इसको और इसको दे दिए, या इसको और इसको देने का ऑर्डर जो है वो पास कर दिया, ऐलान कर दिया कि ये पैसा जो है इन दोनों को दे दिया जाएगा इनके रेशियोज के हिसाब से। अब ये ध्यान से सुनिए, अब क्या हुआ कि सैलोमन नाम का जो बंदा है उसने केस कर दिया लिक्विडेटर पे। लिक्विडेटर पे कर दिया मतलब क्या है, अपनी ही कंपनी पे केस कर दिया। क्यों? अरे सर लिक्विडेटर ही तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो सैलोमन ने अपनी ही कंपनी पे केस कर दिया कि सर देखिए ध्यान से सुनिए मेरी बात। बोले क्या? अगर बोले आप बात करते हैं अबाउट द कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट ये बात जरूर कहता है कि जैसे ही बोले आप एसेट्स को मार्केट में क्या करोगे, बेचोगे। बोले हाँ, तो बोले आपको क्या करना है, आपको बोले पहले लाइबिलिटीज को पे ऑफ करना है। बोले ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने की बात आती है मतलब क्रेडिटर को पैसा पे करना है। बोले हाँ सर, क्रेडिटर को पैसा पे करना है। तो किसको पहले पैसा पे किया जाएगा? बोले सर देखो, पहले पैसा पे किया जाएगा
सिक्योर्ड वाले क्रेडिटर्स को। लॉ कहता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? सेलोमन ने भी नहीं बोला, किसने बोला? लॉ में लिखा हुआ है कि पहले ये पैसा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा और उसके बाद ये पैसा किसको दिया जाएगा? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दिया जाएगा। ये समझा? ध्यान से सुनिएगा, सेलोमन ने कोई फ्रॉड नहीं किया, सेलोमन नॉर्मल अपना काम कर रहा था, लेकिन लॉकडाउन अनाउंस हो गया, कोई और कांड हो गया जिसकी वजह से बिजनेस नहीं चल पाया और लॉस हो गया। ये समझ में आया? बोले ठीक है साहब। अब ये ध्यान से, सेलोमन ने कहा, अरे चचा जरा देखो तो सही बैलेंस शीट को उठा के कि यहां पे डिबेंचर होल्डर कौन है, सिक्योर्ड क्रेडिटर कौन है। 10,000 रुपए के लिए मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर हूं। बोले भाई साहब, तो 6,050 रुपए से पहले मेरा उधार चुकता किया जाना चाहिए, उसके बाद बाहर वाले को पैसे दिया जाना चाहिए। ऐसा किसने कहा? ऐसा सेलोमन ने कहा, राइट? तो लोगों ने, यानी कि जो ये वाले लोग थे ना, इन्होंने कहा ये कैसी बात कर रहे हो, जो बंदा कंपनी में मालिक है वो बंदा कंपनी का क्रेडिटर कैसे हो सकता है? जो बंदा कंपनी में मालिक है वो बंदा कंपनी में क्रेडिटर कैसे हो सकता है? तो सेलोमन ने कहा, अरे यार, क्या तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा क्या? इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा क्या तुमने? ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ कि अगर बोले मैं कहीं पे एज अ मैनेजर काम कर रहा हूं और अगर उसको मैंने अपना पैसा उधार पे दिया होगा उस कंपनी को, तो क्या मुझे अगर इसके बदले में इंटरेस्ट मिल रहा है तो क्या मुझे मैनेजर के तौर पे सैलरी नहीं मिलेगी क्या? बताओ जरा ये वाली बात, यस और नो? बोले हाँ सर। अभी ध्यान से सुनो, अगर आप बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, सर मुकेश अंबानी जी के पास में अगर मैं रिलायंस कंपनी के अंदर बात करूं तो सर रिलायंस कंपनी में उनके पास में क्या है? इक्विटी वाले शेयर्स भी हैं, ठीक है। दूसरी बात, मुकेश अंबानी जो है वो रिलायंस कंपनी में एमडी भी है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर इक्विटी शेयर्स के तौर पे उनको डिविडेंड मिल रहा होगा, डज इट मीन कि उनको एमडी के तौर पे सैलरी नहीं मिलेगी? ये बहुत ध्यान से सुनिएगा, मुकेश अंबानी जी की सैलरी जो है वो 11 से 12 करोड़ रुपए पर एनम की है। गॉट द पॉइंट सर? इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड मिलता होगा वो अलग, इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो रिटर्न मिलता होगा वो अलग। ये समझ में आए? लेकिन चूंकि मैं यहां काम कर रहा हूं, मैं अपनी दिन रात वहां पे मेहनत कर रहा हूं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि उसके बदले में मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? कॉमन सेंस की बात है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। भाई साहेब, अगर मैं यहां पे काम नहीं कर रहा होता तो मैं कहीं और आराम कर रहा होता, कोई और चीज कर रहा होता अपनी जिंदगी के अंदर, दूसरी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करता, दूसरे कंपनी में काम करता, वहां पे मैं नौकरी कर रहा होता। ये समझ में आया कि नहीं समझ? बहुत सिंपल सी बात है भाई साहब। अभी फिलहाल अगर मैं बात करता हूं आपके सामने बैठे एक इंसान के बारे में जिसका नाम क्या है? प्रवीण चौधरी, ठीक है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सर, प्रवीण चौधरी नाम का जो बंदा है फिलहाल क्या कर रहा है? फिलहाल बोले टीचिंग का काम करता है, ठीक है। तो मुझे बताओ भाई साहब, अगर मैं एज ए टीचर काम कर रहा हूं, फिलहाल मैं यहां पे अपना टाइम दे रहा हूं, क्या मुझे रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए? आपका जवाब क्या आएगा? यस सर, रेम्यूनरेशन जो है वो पे किया जाना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं ना एज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी भी काम करता हूं पीसीएस के तौर पे। सर आप क्या करते हो पीसीएस के तौर पे? तो ये ध्यान से सुनिएगा, कई कंपनीज ऐसी होती है जिनके यहाँ पे वोटिंग जब हो रहा होता है तो एज अ स्क्रूटनाइजर, वहां पे काम करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी कंपनी को सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना होता है, ठीक है, तो मुझे सेक्रेटरियल ऑडिट करने भी वहां पे जाना पड़ता है। और ऐसे बहुत सारे काम है सर, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो करने के लिए मुझे कंपनीज में जाना पड़ता है या कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है। क्या मैं कह सकता हूं कि जिस टाइम पे मैं वो वाला काम कर रहा हूँ उस टाइम पे मैं टीचिंग वाला काम नहीं कर रहा हूँ? बोले बिल्कुल सही बात है सर, नहीं कर रहे होंगे। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे यहां से इनकम मिल रही है, डज इट मीन कि मुझे यहां से इनकम नहीं लेनी चाहिए? नहीं सर, इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अच्छा एक बात और ध्यान से सुनो सर, साथ ही साथ प्रवीण सर ने क्या किया हुआ है? काफी सारी कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हुए हैं, बहुत सारी तो नहीं, 3-4 कंपनीज आप ऐसा बोल सकते हो, 3-4 कंपनीज के शेयर्स परचेज किए हुए। डज इट मीन कि अगर मैं यहां से पैसा अर्न करता हूं तो मुझे ये कहा जाए कि सर शेयर्स के ऊपर आपको जो डिविडेंड नाम की चीज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी?
क्या ऐसा बोला जाना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं सर। क्यों? अरे भाई साहेब, प्रवीण सर ने शेयर्स परचेज किए हुए, मतलब वहां पे पैसा लगाया हुआ है, मेरा पैसा वहां पे काम कर रहा है, मैं थोड़ी काम कर रहा हूं, तो पैसे को रिटर्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? इकोनॉमिक्स कहता है यस सर मिलना चाहिए। देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। मेरे रिसोर्स कहीं पे भी यूटिलाइज हो रहे होंगे, या आपके रिसोर्स या किसी के भी रिसोर्स अगर कहीं पे भी यूटिलाइज हो रहे होंगे तो होने चाहिए ना, उसका रिटर्न मिलना चाहिए ना। ये समझ में आया क्या? इसे इकोनॉमिक्स कहा जाता है भाई साहब। इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है वो होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। ये समझ में आया क्या? तो इसी हिसाब से सैलोमन ने केस किया, और गेस व्हाट, 6,050 रुपए जो कि बाकी क्रेडिटर सोच रहे थे उनको मिलने वाला है, एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, और पूरा पैसा किसको मिल गया? सैलोमन को मिल गया। गॉट द पॉइंट? ऑल्दो ये पॉइंट उठाया गया कि एक ही बंदा मालिक कैसे हो सकता है और एक ही बंदा क्रेडिटर कैसे हो सकता है, तो कहा गया, ध्यान से सुनिए, यहां पे पैसा काम कर रहा है, यहां पे 20,000 रुपए, सॉरी यहां पे बोले 20,000 रुपए लगा के मैंने इक्विटी वाले शेयर्स परचेज किए हैं, राइट? और मैंने 10,000 रुपए लगा के डिबेंचर्स को भी परचेज किया है, तो डिबेंचर्स का रिटर्न जो है वो अलग रहेगा और इक्विटी शेयर्स का रिटर्न जो है वो अलग रहेगा। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बोले ये समझ में आया क्या? तो ये है पूरा का पूरा आपका कौन से वाला केस मेरे दोस्त? सैलोमन वाला केस। अंडरस्टूड द पॉइंट? यस और नो? एक तो ये वाला केस हो गया जिसका नाम क्या है? सैलोमन, ये याद रखना, सैलोमन वर्सेस सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है? इसके अलावा एक और केस आपका हुआ जिसको नाम दिया गया ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड, ठीक है? दोनों ही केसेस के अंदर लगभग सेम सेम फीचर्स जो है ना वो आपके बताए गए। ये ध्यान से सुनिएगा, ये वाला केस भी ध्यान से समझवा। एक ना अंकल थे, अंकल का नाम क्या था? ली है। ली नाम का जो बंदा था ना, ये अपनी जिंदगी में क्या था? पायलट था, पायलट, प्लेन उड़ाता, ठीक है? प्लेन उड़ाने का काम जो है वो करता था। बोले ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में क्या हुआ? भाई साहब रिटायर हो गए, बुढ़ापा आ गया, रिटायर हो गए। लेकिन रिटायर होने के बाद में उन्होंने कहा यार एज इज जस्ट अ नंबर, आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस। भाई साहब ने क्या किया? एक कंपनी डाली जिसमें उन्होंने ली एयर फार्मिंग लिमिटेड का काम करना जो है वो स्टार्ट कर दिया। ये समझा सर? क्या ली एयर फार्मिंग मतलब ये कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं ना, तो ऑस्ट्रेलिया में लोगों के पास में खेती की जमीन जो है वो बहुत सारी है। वहां पे अगर आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे ही मतलब नॉर्मल जो धरती से ही पानी सिंचाई करने का जो काम है, इरिगेशन करने का जो काम है वो कर दूंगा, तो मेरे भाई बहुत गलत हो तुम। क्या करना पड़ता है वहां पे? बाय एयर खाद डाली जाती है, बाय एयर पानी डाला जाता है, ठीक है? बाय एयर वहां पे वो काम होता है। तो इसने कहा ये अपन करेगा, बोले सेक्सी लग रहा। तो ली ने क्या किया? ली एयर फार्मिंग लिमिटेड नाम की कंपनी जो वो स्टार्ट करी। अब पीछे में वर्ड आपको दिखाई दे रहा है क्या? लिमिटेड। तो इसने क्या किया? इसने बोले 7 लोगों को मेंबर बना लिया, 7 मेंबर्स बनाए। सैलोमन भाई से इंस्पायर होकर इसने भी क्या किया कि ली के पास में 99.99% शेयर्स थे। क्या थे? ली के पास में 99.99% शेयर्स थे। और फिर उसके बाद में कुल मिला के 6 मेंबर्स जो आपके थे, उनके पास में कितने शेयर्स थे? 6 शेयर्स थे। 6 मेंबर्स के पास में 6 शेयर्स थे, बस, उसके ऊपर कुछ नहीं। गॉट द पॉइंट? बोले ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब ये ध्यान से सुनिएगा, चूंकि ली के पास में मैक्सिमम शेयर्स थे, तो ली ने क्या किया? ली ने अपने आप को एमडी बना लिया। सबको पूछा अरे तुमको क्या लगता है कौन एमडी बनना चाहिए? मैं। अच्छा ठीक है डन, मैं बन गया। मतलब बाकी लोग, ये ध्यान से सुना, इनके पास में 6 शेयर्स हैं, तो वोटिंग राइट कितने हैं? 6 वोट्स हैं। इसके पास में 99.99% शेयर्स हैं, तो पूरा डिसीजन किसका होगा? उसका खुद का ही होगा। पैसा उसी का सबसे ज्यादा लगा हुआ है भाई साहब। ये समझा? तो सही क्या गलत क्या डिसाइड करने की अथॉरिटी भी किसके पास में? उसी के पास। भाई ने क्या किया? अपने आप को ही एमडी बना लिया। बोले मैं एमडी, मैं ही एमडी हूं, बोले, राइट? अच्छा, बोलने के लिए इस पर्टिकुलर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में 3 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया, ठीक है? लेकिन 3 डायरेक्टर्स में से एक बंदा कौन? ली खुद, और 2 कौन? अदर्स, राइट? और ली ने क्या किया? अपने आप को ही एमडी बना लिया।
अपने आप को ही एमडी जो है वो बना लिया। बोले ठीक है भाई साहब। अब बात आती है, बोले यार देखो हमारी कंपनी के पास में ना 2 प्लेन्स हैं, बोले कौन उड़ाएगा प्लेन, कौन उड़ाएगा प्लेन, कौन उड़ाएगा प्लेन, किसको अपॉइंट किया जाना चाहिए एज ए पायलट। अरे बोले उंगली मेरी तरफ ही क्यों घूम रही है, ठीक है ठीक है ठीक है डन, मैं अपने आप को पायलट अपॉइंट करता हूं। चूंकि वही कंपनी में एमडी था, उसने क्या किया, अपने आप को ही कंपनी में पायलट के तौर पे एम्प्लॉय कर लिया, अपने आप को ही पायलट के तौर पे एम्प्लॉय कर लिया। बोले मेरे को प्लेन उड़ाना आता है, बोले भाई साहब कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को प्लेन उड़ाना आता है, बोले ये काम मेरे को सबसे अच्छे से आता है, बोले मेरे को सबसे अच्छे से आता है, कर लिया खुद ही को अपॉइंट उसने भाई साहब ने। ये समझ में आया, बोले ठीक है भाई साहब, ये बात समझ में आ गई अपने को। खुद ही को उसने क्या कर लिया, वहां पे एम्प्लॉय भी बना लिया। क्या ऐसा कर सकते क्या, क्या एक कंपनी के अंदर जिसमें कि बोले आप ही यहां पे क्या हो, मालिक हो, तो क्या आप ही कंपनी के मैनेजमेंट में हो सकते हो क्या? आंसर इज यस सर। क्या आप ही अपने आप को नौकर बना सकते हो क्या? आंसर इज यस सर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लिया भाई साहब ने। ठीक है, फिर एक दिन सुहाना सा दिन था, सुबह सुबह उठा, वाइफ को बोला टिफिन बना दे, मैं जाता हूं अपने ऑफिस। ठीक है, और वाइफ ने वही मतलब जो हर वाइफ करती है, कचर 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 हैं, मेरे को शॉपिंग करवाने लेके नहीं जाते, शाम को तुम लेट आते हो, घर का कुछ ध्यान ही नहीं रखते हो, ली बेचारा परेशान। खैर रोज का हो चुका है बोलिए तो। ठीक है, सुनते सुनते भाई साहब चले गए कहाँ पे, अपने काम पे चले गए, ऑफिस में गए। ऑफिस में जाके कहा आज है क्या किसी के यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करके आना है क्या? बोले हाँ एक है, बोले उसके यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करके आना। भाई साहब ली प्लेन को लेके उड़े हैं, लेकिन दिमाग बैक ऑफ द माइंड वही चल रहा, आज बोले मुझे इतने साल हो गए अपनी वाइफ की कचर 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 सुनते हुए परेशान हो चुका हूँ। बोले उसको मैं बोल भी नहीं सकता, उसको मैं समझा भी नहीं सकता, उसको मैं बता भी नहीं सकता, दिल का दुख मैं गा भी नहीं सकता। ऐसे सोचते हुए चल रहे थे हैं, प्लेन उड़ाया जा रहा भाई साहब, और सोच के चले जा रहा। इतने में ध्यान नहीं दिया कि प्लेन जो है वो काफी नीचे आ चुका था और एक पेड़ पे टकरा गया। भड़, पेड़ में टकराया, प्लेन क्रैश हो गया। ली भाई साहब भगवान को प्यारे हो गए, मर गए। ली भाई साहब जो है वो भगवान को क्या हो गए, प्यार हो गए, मर गए भाई साहब वहीं पे हैं, मर गए। फिर उसके बाद में उसकी वाइफ आई, छाती पे चूड़ी फोड़ी हैं, अरे मेरा पति मर गया रे, अब बोले मैं किसको सुनाऊंगी अपने दुख की कहानी, किसको बताऊंगी, किसको गाऊंगी वगैरह वगैरह। ऐसे किए, मतलब 3-4 दिन ढोंग वगैरह जो होना था, मतलब जो भी था, प्यार था जो भी था वो किया। करने के बाद में अब बोली लेट्स टॉक अबाउट द बिजनेस। ठीक है, तो ली नाम का जो बंदा था, उसकी धर्म पत्नी जो है, उसके पास में ये शेष आ गए। बोले भाई साहब उसके पास भी आए होंगे, उसके बच्चों के पास भी आए होंगे, जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव थे उनके पास में क्या आ गए, शेष आ गए। ये समझा? बोले हाँ ठीक है। अब इसके बाद ये ध्यान से सुनिए, क्या बोले, इसकी जो वाइफ है ना वो पहुंची कंपनी के मैनेजमेंट के पास। किसके पास पहुंची? कंपनी के मैनेजमेंट के पास पहुंची और जाके बोली, बोले 5 ट्रिलियन डॉलर दे दो। बोले बोले किस बात के? अरे बोले मेरा जो पति है, मेरा खसम, देसी लैंग्वेज में पति को खसम कहा जाता है। ठीक है, मेरे जो पति परमेश्वर है, मेरे जो अर्धांगने हैं, मेरे जो खसम है, वो बोले तुम्हारी कंपनी के लिए काम करते करते स्वर्ग सिधार गए, भगवान को प्यारे हो गए। ही डाइड इनटू द एम्प्लॉयमेंट। और बोले लॉ कहता है, लेबर लॉस कहते हैं, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहता है कि अगर कोई भी आदमी किसी कंपनी के लिए काम करते करते मर जाए तो उसकी विधवा पत्नी को, उसके बच्चों को कंपनी क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी। मैनेजमेंट ने ली की बीवी की तरफ देखा, मन में सोचा सही दुखी था बेचारा, अलग ही औरत है, अलग ही टाइप की औरत है। बोले अरे मैडम, ली नाम का जो बंदा था इसी कंपनी का मालिक था। मालिक जो है वो अपने आप को नौकरी पे कैसे रख सकता है? कैसी वाहियात वाली बातें कर रहे हो? बोले तुम, ऐसा नहीं हो सकता। मालिक अपने आप को नौकर कैसे बनाएगा अपनी ही कंपनी के अंदर? वाइफ ने कहा चिल्लाओ मत,
चिल्लाना मुझे भी आता है, लेकिन क्या तुमने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा है? प्रवीण चौधरी सर से या सूरज सतीजा सर से अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ा होता तो ऐसी वाहियात वाली बातें नहीं कर रहे होते। बोले तुम, बोले क्या कहना चाहते हो? अरे बोले सर, इकोनॉमिक्स कहता है देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अरे माना कि मेरा पति तुम्हारी कंपनी में मालिक था क्योंकि उसने उतना पैसा लगाया था, बट डज इट मीन कि उसको वहां पे तुम्हारी कंपनी में प्लेन उड़ाने की जरूरत थी? अगर बोले वो बंदा तुम्हारी कंपनी में प्लेन उड़ाने का काम कर रहा है तो वो बंदा तुम्हारी कंपनी में नौकरी भी कर रहा है। नौकरी करने का अधिकार अलग है, नौकरी करने के हिसाब से जिम्मेदारी जो है वो बोले अलग है, वो निभाओ, वो करना पड़ेगा बोले वो काम तुमको। ये समझ में आया? नहीं मानने के बाद में तो ये जो ली है ना, ये ध्यान से सुनिएगा, केस करने वाली जो ली है इसके सामने मिसेज लगाना भूल गए वो। वो स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है, राइट? यस, वो स्त्री है, वो कछु भी कर सकती है। मिसेस ली ने केस कर दिया कंपनी के मैनेजमेंट पे और कहा मेरा पैसा लेना बनता है, कंपनसेशन लेना बनता है। माना कि कंपनी की मालिक मैं बन गई, अभी माना कि मेजॉरिटी ऑफ द शेयर्स मेरे पास में आ गए, लेकिन मैं कंपनी के बाकी मेंबर्स को भी कहना चाहती हूं और मैं कंपनी के बाकी डायरेक्टर्स को भी कहना चाहती हूं कि मेरा पति तुम्हारी कंपनी के लिए काम करते हुए मारा गया। ही डाइड व्हेन ही वाज इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी एंड व्हेन ही वाज वर्किंग फॉर द कंपनी। ऐसा थोड़ी कि रात को सोते सोते मर गया, ऐसा थोड़ी है कि रात को वो सो रहा था, या फिर ऐसा थोड़ी बोले कि हमारी कोई एनिवर्सरी थी, उसने कहा चल तेरे को मैं प्लेन में तारे दिखा के लाता हूं, ऐसा थोड़ी था है जो वो उसमें मर गया। भैया कंपनी के लिए काम कर रहा था, कंपनी के लिए वो प्लेन उड़ा रहा था, और व्हेन ही वाज इनटू द एम्प्लॉयमेंट तब उस टाइम पे उसकी डेथ हुई है। बात एकदम सही बोली मैडम ने, बात जो है वो एकदम सही बोली मैडम ने यहां पे। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये जो दो केस हुए, कौन सा था? एक था सेलोमन वर्सेस सेलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, और दूसरा था ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग लिमिटेड। ये दो केस के अंदर ये डिसाइड हुआ कि सर एक आदमी, वन पर्सन एट द सेम टाइम एक ही टाइम पे, एक ही समय पे, एक ही वक्त पे, at the same time can be shareholder with owner, can be debenture holder, that is a creditor, can be डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, कैन बी एमडी ऑफ द कंपनी। दोनों की बात करूं तो बोले मैनेजमेंट में हो सकता है, कैन बी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो, ठीक है, वर्कर वगैरह बोल दो, एम्प्लॉय बोल दो, वो हो सकता है, इसमें कोई दुराई नहीं है और इस बात में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऐसा अगर रहा ना तो चलेगा, दौड़ेगा, कोई प्रॉब्लम बोले ये वाली चीज के अंदर नहीं है। ऐसा सिंपली बोले अपन यहां पे बोलना चाहते हैं। ये समझ में आया क्या? अगर वो बंदा तुम्हारी कंपनी में शेयर होल्डर है तो ऐसे केस में उसको क्या मिलना चाहिए भाई साहेब? उसको बोले डिविडेंड मिलना चाहिए, ठीक है, एंड उसको बोले वोटिंग राइट जो है वो भी मिलना चाहिए। ये समझ में आया? अगर बोले वो तुम्हारी कंपनी में डिबेंचर होल्डर है तो ऐसे केस में उसको क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर वो बंदा डायरेक्टर के तौर पे है, एमडी के तौर पे है, तो फिर इस इंसान को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। ये समझा? अगर वो बंदा एम्प्लॉय के तौर पे है तो उस इंसान को सैलरी जो है वो मिलनी चाहिए, और या फिर वेजेस जैसे आप कह सकते हैं वो भी मिलना चाहिए। ये समझ में हो सकता है कि कल को जाके आपने कहा यार मुझे तो ना बस एक कंपनी से प्यार हो गया। कौन सी कंपनी? बोले टाटा स्टील नाम की कंपनी। बोले मैं जो करूंगा मैं बस उस कंपनी के साथ में करूंगा, उसके अलावा मैं किसी के साथ में कोई रिलेशन रखना नहीं चाहता। आपने डिसाइड किया कि मेरे पास में, मान लीजिए आपने ऐसा डिसाइड किया, बोले सर देखिए मेरे पास में ना कुल मिला के 1 लाख रुपया आज है, बोले
ठीक है, तो आपने क्या किया, टाटा कंपनी में 1 लाख रुपए के इक्विटी शेयर्स परचेज के लिए, ऐसा कर सकते हैं ना आप? हाँ सर, ठीक है। फिर कुछ कुछ सालों के बाद में आपने कहा सर मेरे पास में 50,000 रुपया है, आपने क्या किया, टाटा कंपनी के डिबेंचर्स परचेज के लिए। यू कैन डू दैट, यस और नो? आपकी बात कर रहा हूं मैं। आपने अगर किसी को 1 लाख रुपया दिया होगा, चाहे आपने एक कंपनी को दिया या फिर 50 कंपनी को दिया, उस पर रिटर्न नहीं मांगोगे क्या? आपने डिबेंचर्स परचेज किए, 50,000 रुपए आपने किसी को दिया, क्या उस पर आप इंटरेस्ट नहीं मांगोगे क्या? मांगोगे ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कहा सर मैं कल को जाके बड़ा होके एम्प्लॉय बनूंगा और टाटा कंपनी में ही बोले मैं काम करूंगा सर, मुझे इतनी अच्छी लगती है टाटा कंपनी। तो एक बात बताओ बेटा, चूंकि तुमने 1.5 लाख रुपया कंपनी में लगाया हुआ है, तो क्या तुम टाटा कंपनी से सैलरी नहीं मांगोगे? अगर टाटा की जगह कोई दूसरी कंपनी में तुम काम कर रहे होते, तो क्या उस कंपनी को अरे सर नहीं यार सर सैलरी मत दो सर, क्यों? अरे मैंने टाटा कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, वहां से मेरे को डिविडेंड आएगा, वहां से मेरे को इंटरेस्ट आएगा, आप सैलरी क्यों दे रहे हो सर? नहीं सर आप सैलरी मत दो, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं ना, क्यों? सर वो मेरा पैसा काम कर रहा है, यहां मैं काम कर रहा हूं, वो जो कमाई हो रही है वो मेरा पैसा कमा रहा है, यहां मैं अपना फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन कर रहा हूं, तो मेरे को उसका पैसा मिलना चाहिए। ये समझ में आए? तो अगर आपके दिमाग में ये बात होगी कि एक बंदा कंपनी में ओनर नहीं हो सकता और क्रेडिटर नहीं हो सकता, और बोले वो उसी कंपनी में नौकर नहीं हो सकता, तो मेरे दोस्त गलत हो। तो ये समझा, आप कौन सा रोल निभा रहे हो उसके हिसाब से आप पैसा चार्ज करने की बात जो है वो कर सकते हो। सॉरी वापस से आपके सभी लोगों के चहीते हैं, आप सभी लोगों के चहीते, ठीक है, मतलब आप में से बहुत सारे लोगों के। बोले देखो सर, एक बोले मूवी बना रहा हूं जिसका प्रोड्यूसर मैं हूं, है, उस मूवी को डायरेक्ट जो है वो भी बोले मैंने ही किया, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द मूवी। उस मूवी के अंदर बोले एक्टर कौन है? हम ही एक्टर हैं बोले। उस मूवी के अंदर गाना किसने गाया है? बोले गाना मैंने ही गाया है। सर वो गाना जो गाया गया है उसके बोल किसने लिखे हैं? सर बोले इतने प्यारे बोल है। अरे बोले यार कैसी बात कर रहे हो आप, आई एम द लिरिसिस्ट, लिरिक्स भी मेरे ही है बोले। सर बोले उस मूवी के अंदर विलन का रोल किसने किया? उसमें बोले विलन का रोल भी मैंने किया। क्या क्या इन सब के तौर पे वो अलग से पैसा चार्ज करने की बात कर सकता है क्या? यस ही कैन डू सो। क्यों? सर उसने कैसा भी काम किया, वो माना कि फिजिक्स की मावेन करी होगी, राइट, लेकिन यार किया तो सही, एफर्ट्स तो वहां पे लिए ना, तो उसके बदले में पैसा लेने की बात जो वो तो कर सकता है। सर बोले प्रोड्यूसर के तौर पे आपको यहां पे 100 करोड़ का बेनिफिट जो है वो मिल गया, डज इट मीन कि आप बाकी पैसा भी लोगे? यस। मूवी को अगर बोले मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा होता तो कोई और कर रहा होता, उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर मूवी में मैंने घटिया एक्टिंग नहीं करी होती तो शायद किसी और ने अच्छी एक्टिंग कर दी होती, उसको भी पैसा मिलना चाहिए था। अगर मूवी में मैंने गाना नहीं गाया होता तो शायद कोई अरिजीत सिंह नाम का बंदा जो है वो गाना गा रहा होता, उसको पैसा मिलना चाहिए। अगर गाना मैंने नहीं लिखा होता तो कोई सेंस वाला गाना जो है, सेंसिबल गाना जो है वो किसी और ने लिखा होता, उसको भी पैसा मिलना चाहिए है। और अगर मेरी ही मूवी में मैं खुद ही विलन नहीं बना होता तो कोई और विलन बना होता, उसको भी पैसा जो है वो मिलना चाहिए था ना। यानी कि कुल मिला के सब बोले 50, 60, 70, 170 करोड़ रुपए का काम मैंने किया है, तो उतना पैसा मेरे को मिलना चाहिए ना बोले। ये समझ में आया क्या भाई साहब? गॉट द पॉइंट? तो यस, अगर आप यहां सेपरेट लीगल एंटिटी की बात करेंगे तो उसके हिसाब से पैसा जो है वो मिलना यहां पे बनता है। अभी ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल आपको ये भी आ सकता है कि भाई साहब एक बात बताओ, अगर जो बोले आपकी कंपनी है, बोले हाँ सर, बोले आपने कहा कि कंपनी इज इक्वल्स टू पर्सन, बोले बिल्कुल साहब, लेकिन एक बात बताओ, आपको ये पता है क्या कि अगर जो आपका पर्सन है वो बोले एक नेचुरल पर्सन होता है, ठीक है, कौन होता है? नेचुरल पर्सन होता है, हु इज बॉर्न इन इंडिया, जो बोले इंडिया में क्या हुआ है? पैदा हुआ है, बोले हाँ, तो बोले आपको पता है क्या प्रवीण सर, ऐसे इंसान को ना सिटीजन कहा जाता है, ऐसे इंसान को सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है। डू यू नो अबाउट दैट? मैं कहा यस आई नो अबाउट दैट,
थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग। लेकिन सर एक बात बताओ, क्या बोले जो आपका पर्सन है जिसको नाम आपने क्या दिया, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है, बोले सर अगर आपने कंपनी को नाम दिया है आर्टिफिशियल पर्सन, तो एक बात बताइए, इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, अगर बोले इसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इंडिया में, तो क्या बोले मैं इसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दूं क्या, सॉरी, क्या मैं इसको सिटीजन ऑफ इंडिया बोल दूं क्या? तो भाई साहब ध्यान से सुनिएगा, प्रवीण सर का जवाब क्या है, नहीं। कंपनी को आप कभी भी सिटीजन ऑफ इंडिया का टैग नहीं देंगे। द रीजन बीइंग, हमारे कंट्री के संविधान के हिसाब से, हमारे कंट्री के संविधान के हिसाब से, और बोले इवन एक कानून दिया गया जिसका नाम है सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाला, उसके हिसाब से जो सिटीजन ऑफ इंडिया का टैग है, तमगा जो है, वो बोले सिर्फ और सिर्फ किसको मिल सकता है, नेचुरल पर्सन को मिल सकता है। सर इसके अलावा किसी और को मिलेगा क्या? नहीं सर, इसके अलावा किसी भी और को नहीं मिल सकता है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल पर्सन को ही मिल सकता है। ये समझ में आया? बोले ठीक है। लेकिन हां, जो बोले आपका आर्टिफिशियल पर्सन है, इसको आप नाम दे सकते हैं रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। कब देंगे? इफ इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। in India and have a place of business, have a place of business in India। ये समझ में आया क्या वैसा? इसे नाम क्या दे दिया जाएगा फिर? इसको नाम दिया जाएगा रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोले ठीक है सर। ये वाली बात जो है वो भी अपने दिमाग में क्या हो गई, सिंपली कवर हो गई। चलिए, लेकिन अब ना बहुत ध्यान से बात जो है उसको सुनना। क्या सर? बोले आपको ना एक सेक्शन दिया गया है जो कि है सेक्शन नंबर 464, किसका? बोले ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 का, एंड सिंपली मैं यहां लिखता हूं रूल्स मेड देयर अंडर, ठीक है। ये बहुत ध्यान से सुनना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली चीज जो है वो अपन यहां पे सिंपली पढ़ने जा रहे हैं। क्या कहता है वैसा? सर बोले देखिए, अगर बोले आपका कोई भी एसोसिएशन है, वापस से, अगर बोले आपका कोई भी एसोसिएशन है, ठीक है, या फिर बोले अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको ब्रेक करके बता रहा हूं बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। क्या कहता है? अगर आपका कोई भी एसोसिएशन है या फिर अगर आपका कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, बोले हैविंग मोर देन 50 ओनर्स, या बोल दीजिए मेंबर्स, ठीक है, या फिर बोल दीजिए पार्टनर्स। ये समझा क्या भाई साहब? अगर बोले आपका ऐसा कोई एसोसिएशन है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें जो मेंबर्स हैं, जो पार्टनर्स हैं, जिनको आप मालिक का नाम देते हो, इफ दे आर मोर देन 50, 50 से ज्यादा है, मोर देन 50, कितने से ज्यादा है? 50 से ज्यादा है, एंड such association is वर्किंग फॉर गेन। किसके लिए काम कर रहे हो बोले आप? सब बोले प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम कर रहे हैं। गेन का मतलब यहां पे क्या है? वर्किंग फॉर प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए काम जो है वो बोले आप यहां पे कर रहे हो, ठीक है। तो क्या बोला गया ये ध्यान से सुनिएगा, देन it shall get itself registered under Companies Act 2013, Companies Act 2013 और any other
एप्लीकेबल लॉ। ये समझ में आया क्या मेरे भाई? ये ध्यान से सुनो, नहीं समझ में आया सर दोबारा ध्यान से सुनो। क्या, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, एक बंदा था ए, एक बंदा था बी, ठीक है। ये दो लोगों ने मिलके एक पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया, जिसको आपने नाम क्या दे दिया, ए बी एंड कंपनी। पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया। एक बात बताओ, क्या आपने अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करवाया क्या? बोले नहीं करवाया सर। मत करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं भी करवा के अगर आप उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे चलेगा। बोले ठीक है। फिर इसके बाद आपने क्या किया, एक और पार्टनर को ऐड कर दिया, सी नाम का जो बंदा था उसको। आपने उसको रजिस्टर करवाया क्या फर्म को? बोले नहीं करवाया सर। मत करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसके बाद में सी के बाद में डी, डी के बाद में ई, ई के बाद में एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। इतने सारे पार्टनर्स आपके बन गए भगवान की दया से, दोस्तों की दुआ से। और जो आपका पार्टनरशिप फॉर्म ये छोटे से लेवल से स्टार्ट हुआ था, ये बड़ा 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 और बड़ा होते गया। कॉमन सेंस की बात है ना, कि जितने ज्यादा पार्टनर्स आपके ऐड होते जाएंगे उतना ज्यादा कैपिटल कंट्रीब्यूट होते जाएगा, उतने आपकी फॉर्म की कैपेसिटी जो है वो बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी। बोले हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, करो, बहुत अच्छे से करो, ठीक है। अच्छा हाँ, ये बात भी आपको पता होगा क्या, कि पार्टनरशिप फर्म अगर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से भी अगर रजिस्टर होती है, फिर भी बोले कानून की नजरों में उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं मानी जाती। डू यू नो दैट? यस सर, वी नो अबाउट दैट, ठीक है। अब मान लीजिए कि ऐसे बोले बढ़ाते 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 आपके जो मेंबर्स हैं वो हो गए 51, मतलब 50 को क्रॉस कर दिया, यस बिंदास, 50 क्रॉस हो गया। तो आपसे ये कहा गया, देखो भाई साहब, अब आपके पास में दो ऑप्शन है। क्या? या तो बोले आप इसको एलएलपी बना लो, ठीक है, और या तो बोले आप इसको एक काम करो, कंपनी बना। दोनों में से कोई एक काम जरूर कर लो। हम तो ना कर रहे भाई साहब, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अदरवाइज। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, मतलब क्या होता है, अदरवाइज। अदरवाइज सच एसोसिएशन, ठीक है, सच एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, और सीधा सीधा बोल दो ना मेरे भाई, क्या? पार्टनरशिप फॉर्म, firm shall be considered as illegal association। कलर चेंज कर देता हूं मेरे भाई। क्या कहा जाएगा उसको? सब उसे इलीगल एसोसिएशन का नाम जो है वो बोले दे दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ सर? जो फीचर्स होते हैं ना कंपनी वाले, वो फीचर्स का बेनिफिट आपको मिलने वाला नहीं है, ऐसा कोई फीचर नहीं मिलने वाला, बोले आपको, ये ध्यान रखिएगा, राइट। ये कहा गया है सेक्शन नंबर 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, और रूल्स मेड देयर अंडर। अब यहां पे अगर मैं रूल्स का नाम एग्जैक्टली आपको बताना चाहूं तो ये ध्यान दीजिएगा भाई साहब। रूल कौन सा है सर? रूल है आपका रूल नंबर 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014। अगर याद होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा रूल नंबर कौन सा है? 10वां रूल है भाई साहब। रूल नंबर कौन सा है? 10 नंबर का रूल है सर। जिनको सेक्शंस याद नहीं होते, एक बार चलिए ध्यान से जोर लगा के सब बोले। एक तो हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 20, जो कि डिफाइन करता है किसको? सब बोले कंपनी को। एक हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज नंबर 11, जो कि डिफाइन करता है किसको? सर BC, हिंदी वाला नहीं अंग्रेजी वाला, फुल फॉर्म क्या है? बोले बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। फिर इसके बाद में एक हमने पढ़ा सेक्शन नंबर आज 464 सर, ये बोले बात करता है किसके बारे में? इलीगल एसोसिएशन के बारे में, गॉट द पॉइंट। और एक हमने पढ़ा रूल नंबर 10
ये भी किसकी बात करता है सर? इसी की बात करता है, इलीगल एसोसिएशन के ही बारे में बात जो है वो ये करता है। सिंपल है सर, बात ही यहाँ पे खत्म हो गई। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, ये समझ में आए? तो अपन क्या करेंगे, अगर इस तरीके से चीजों को लिखते रहेंगे ना तो अपने को चीजें क्या हो जाएंगी, अच्छे से याद जो है वो हो जाएंगी। सेक्शंस भी आपको याद हो जाएंगे, रूल के नंबर जो वो भी आपको याद हो जाएंगे। सारे नहीं होंगे और सारे करने भी नहीं। सारे याद करने के चक्कर में पढ़ना भी मत, कोई सेंस उस बात का बनेगा नहीं। ठीक है सर, लेकिन हाँ यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा। क्या सर? बोले सेक्शन नंबर 464 का एक्सेप्शन दिया गया। क्या दिया गया एक्सेप्शन? बोले कहा गया है, दो बात ध्यान रखो। क्या? दैट द अबव प्रोविजन above provisions shall not apply on, दो चीजों पे ये प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे। किस किस के ऊपर सर? सब बोले सबसे पहला अगर बात करोगे तो बोले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस पे। ठीक है, शॉर्ट में अगर आप नाम दो तो कह सकते हो सीधा HUF। याद है मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके, शाहिद कपूर वाली, जिसमें वो गूंगा बना था। राजपाल यादव ने कहा था कि अबे इतने सारे लोग अगर इस परिवार में हैं तो इसको घर क्यों कहते हो, जिला घोषित क्यों नहीं कर देते हैं? मतलब अगर आपका HUF का बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर अगर कितने लोग हैं, 50 से ज्यादा लोग हैं, 100 लोग हैं, 150 लोग हैं, 500 लोग हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर HUF के नाम पे आप बिजनेस चला रहे होंगे तो इतने सारे मेंबर्स के साथ में यू कैन कंटिन्यू, वी हैव नो इशू विद दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं, यू कैन डू दैट। ये समझ में आया? बोले ठीक है भाई साहब। फिर इसके बाद में दूसरा आता है यहां पे सब बोले पार्टनरशिप बिटवीन द प्रोफेशनल्स। ये आंसर सुनिएगा, क्या बोला? पार्टनरशिप, लेकिन ऐसी वैसी पार्टनरशिप नहीं, ऐसे लोगों के बीच में पार्टनरशिप जो कि बेसिकली प्रोफेशनल्स हैं। पार्टनरशिप बिटवीन द प्रोफेशनल्स रजिस्टर्ड अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये समझा? मतलब कल को जाके अगर बहुत सारे कंपनी सेक्रेटरीज ने सोचा कि चलो अपन मिलके पार्टनरशिप करते, कर सकते हैं, 50 के ऊपर हो गए तो चलेगा। या फिर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ने सोचा कि चलो मिलके पार्टनरशिप करते, कर सकते हैं, चलेगा। या फिर बहुत सारे कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने सोचा चलो बोले मिलके अपन पार्टनरशिप करते हैं, 50 से ऊपर भी रहे तो भी चलेगा। या फिर इन तीनों ने मिलकर सोचा एक ही छत पे अपन CS की सर्विस भी देंगे, अपन CA की सर्विस भी देंगे, अपन CMA की सर्विस भी देंगे, वो भी चलेगा सर, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेम थिंग फॉर द एडवोकेट ऑल्सो सर, वो भी तो प्रोफेशनल्स हैं। ये समझ में आया? तो अगर बोले आप ऐसे कोई इंस्टीट्यूट के हिसाब से रजिस्टर्ड हो, ICSI, ICAI, ICMAI, ठीक है, या डॉक्टर्स का जो इंस्टीट्यूशन है उसके हिसाब से अगर आप रजिस्टर्ड हो तो भी चलेगा, बोले कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे लोगों की पार्टनरशिप फॉर्म के ऊपर जो सेक्शन 464 है ये एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका प्रोविजन जो है वो बोले एप्लीकेबल आपका नहीं होगा। ये समझ में आया? दैट्स इट भाई साहब। तो ये जो बात है इसको आप सिंपली क्या कीजिएगा, अपने जहन में, अपने दिमाग में सीधा बैठा लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।